अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं प्रेम जीत की सोच में हूं आपका मेजबान हसनैन लियाकत। आज एक वन साइडेड मुकाबला आपने देखा, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 357 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली और शुभमन गिल सेंचुरी बनाते बनाते ना बना सके और विराट कोहली के लिए पूरा ग्राउंड वहां पर बैठा हुआ था कि कब वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर करेंगे। और शुभमन गिल वो उनके लिए भी बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए थे, आपको नजर आ रहे थे कौन कौन वहां पे बैठा हुआ था। सचिन तेंदुलकर भी थे, उनकी फैमिली भी थी। और इसके अलावा जब जवाब में श्रीलंका की बैटिंग स्टार्ट हुई तो लग रहा था कि श्रीलंका जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 367 रन का टारगेट किया था वो शायद फाइट करेगा इंडिया के खिलाफ। लेकिन पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम एशिया कप में जिस तरह 50 रन पे आउट हुई थी, इसी तरह यहां पर भी 55 रन पर आउट हुई है। और इस तरह लग रहा था कि शायद पहली इनिंग्स में विकेट का बिहेवियर या पिच का बिहेवियर कुछ और था, या फिर दूसरी इनिंग्स में बॉलर्स का बिहेवियर कुछ और था। मुझे तो लग रहा है कि शायद इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको बॉल भी डिफरेंट दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो भी और बॉलर हैं जो उस कैलिबर के बॉलर हैं, चाहे बुमराह हैं या शामी हैं, इनके अगर कैलिबर देखा जाए तो इस तरह के शाहिन शाह अफरीदी भी बॉलर हैं, मैट हेनरी भी हैं, लेकिन उनका सीम नहीं होता, स्विंग नहीं होता। ये अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे कि ये क्या कुछ हो रहा है। और इसके अलावा मोहम्मद शामी, आज हमें थोड़ा सा पाकिस्तान की कदर जरूर आई है कि जब उन्होंने फाइफर लिया तो वो सजदा करने के लिए गए और जो ही सजदा करने के लिए गए तो हाथ नीचे रख के एकदम रुक गए। उनको पता था कि अगर मैं सजदा कर गया तो उसके बाद शायद इंडियन टीम में उनकी जगह ना बने। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें साथ हासिल अब्दुल समी साहब का स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ साथ लेजेंडरी क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, दुनिया क्रिकेट के कम उम्र तरीन खिलाड़ी जिन्होंने 14 साल की उम्र में डेब्यू किया पाकिस्तान की जानिब से, और आज भी ये रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 37 सेंचुरीज लगा चुके हैं, द वन एंड ओनली हसन रजा साहब। हसन भाई खुश आमदीद कहते हैं, आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। आप ये बताइएगा हसन भाई कि आज के मैच में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि कोई गेंदें जो है वो डिफरेंट होती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीब व गरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। यार बिल्कुल ऐसे ही हसनैन, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहाँ पर हमने देखा है कि कुछ DRS डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज़्यादा गए। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 DRS ऐसे हुए हैं कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप्स भी रहे हैं, LBW भी रहे हैं, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नज़र आया आज। हम जिस तरह दिख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहाँ पर तो ज़ाहिर पता एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहाँ पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये ICC दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर जो पैनल BCCI दे रहा है या BCCI दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज़ एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आके स्टंप में किया है और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे, बैटर्स और आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था LBW गया, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए। जिस तरह से सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं लेकिन इंडियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? देखिए दोनों एंड से माना कि दोनों एंड से, उस जमाने में तो हमारे दौर में तो एक ही बॉल चलता था और अगर बुराना हो या अगर सेमी उसको शाइन करते थे, थोड़ा सा रफ करते थे तो स्विंग भी होता था, रिवर्स भी, और सीधा भी जाता था बॉल वो। मगर यहाँ पर माना कि दोनों एंड से नई बॉलें चल रही हैं, मगर फिर भी 3 स्लिपें ली हुई हैं इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में। और फिर कीपर जो है के राहुल, यानी कि वो बॉल को कैप कहाँ पर करें, इट मीन्स के बॉल में कोई हार्डनेस भी है और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉलिश कोटेड एक्स्ट्रा लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी हाँ कोटेड जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है। तो इंस्पेक्शन एक जरा होना चाहिए इस चीज पे, ताकि पता लगे। टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, अब पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला, यही बॉल एग्जैक्टली बॉल चेक करना चाहिए। इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। तो मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो। तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक व शुबा लग रहे हैं। मेरे ख्याल में चीजें नोटेड होनी चाहिए। समी भाई आपकी तरफ आऊंगा, क्या आज आपको भी ये शुकूक शुबात लगे? क्योंकि
बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो परफॉर्म कर रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस इस तरह की पिचेस पे मुझे मतलब कि फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ शायद वहाँ पे हो, क्योंकि जब इंडियन बैटिंग कर रही होती है तो वो लग रहा होता है कि छक्के चौके एक ऐसी विकेट है जहाँ पर रन्स लगते हैं 300-350 जहाँ पे रन्स लगे हैं तो दूसरी टीम कम से कम 50 पे नहीं आउट होती, वो 150 200 या 250 करीब करीब जाती है। लेकिन श्रीलंका को तो मौका ही नहीं मिला, उन्होंने सर उठाने का वक्त ही नहीं दिया, कुलदीप का भी वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही जो है ना मैं सारा मलबा उठा लूंगा। पहले बुमराह ने 1 विकेट लिया, 3 सिराज ने लिए, 5 शामी ने लिए, 1 विकेट लिया रविंद्र जडेजा ने। देखिए हसनैन, इंडिया का क्रिकेट में किरदार काफ़ी अरसे से बहुत सी चीज़ों में मशकूक तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे इस हद तक शायद इंडिया की मैनेजमेंट, बल्कि ये तो बीसीसीआई तो नहीं कर रहा, आईसीसी होता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे इस स्टेज पे वो इस तरह से कोई हरकत की होगी उन्होंने या वो ऐसे करना चाहेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहिए आपको। आप एक चीज़ पहले ये देख लें, पहले श्रीलंकन साइड के ऊपर या श्रीलंकन टीम के ऊपर थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, आप देखें एक यंग टीम है, इनएक्सपीरियंस्ड है, फिर उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में सबको सबसे ज़्यादा पता होता है, लेकिन बड़े श्रीलंका को कुछ अरसे से जिस सियासत का सामना है और उनके बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच में जो उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके बीच में जो चल रहा है, वो चीज़ खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें इंडिया हमेशा से मशहूर रहा है अपनी स्पिन बॉलिंग की वजह से, और बुमराह काफ़ी अरसे से उनका अटैक कर रहे हैं लेकिन उनको कोई इस तरह से साथ नहीं मिलता था। शरदुल ठाकुर जो हैं वो जहाँ पे उनको बिठाया गया और शामी जहाँ से आए तो शामी एक ज़ख्मी शेर की तरह मेरे ख्याल में आए, उन्होंने वो मौका देखा और उन्होंने जो है वो अटैक किया और वो उसमें कामयाब हुए। तो थोड़ा सा क्रेडिट हम उनको मेरा ख्याल में हमें देना चाहिए। पहले वो हमेशा अपनी बैटिंग के ऊपर जाते थे और साथ स्पिन बॉलिंग के ऊपर, लेकिन इस वक्त जो है वो उनकी फास्ट बॉलिंग ने जो है बड़ा अच्छा जो है उन लोगों ने डिलीवर किया है। और थोड़ा सा अब ये भी बैकग्राउंड देखें ना, अब 7 मैच खेले 7 जीत गए हैं, तो ये थोड़ा सा मोराल होता है टीम का, फिर होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, तो इसको लेके जो है शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडवांटेज हमें अगर हम उनको ना दें तो मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादती होगी। सर क्रेडिट तो हम दे रहे हैं लेकिन हसन भाई की बात भी फेंकने वाली नहीं है। देखिए ना, मुझे ये बताएं फिर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, चलें अगर आईसीसी इसको फॉलो करती है तो रिजर्व डे कहाँ से आया है वहां पर एशिया कप में? ये बात है, मैंने इसका पहले कहा कि ये उनका किरदार मशकूक रहा है। जो डीआरएस वाली बातें हैं वो अपनी जगह पे हैं, आप और देख लें, वेन्यूज की सिलेक्शन देख लें, या इस तरह का स्केजुअल को ऊपर नीचे करना, पाकिस्तान के सहाफियों को और क्राउड को वीजा ना देना, इस तरह की चीजें तो हैं। लेकिन अगर एक ही मैच के दौरान बॉल जो है चेंज हो रहा है तो मेरा ख्याल इस हद तक शायद वो मेरा सर ये भी तो हो सकता है कि वहां पे ना चेंज हो रहा हो, दिखने में वो चेंज ना हो रहा हो, कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना चेंज होके आया हो। Who knows? That's the possibility. ठीक है जी ख्वातीन नौज़ात, आज हाईलाइटेड मैच हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और दूसरी इनिंग्स में हमें हाईलाइट देखने को मिली और ऐसे लग रहा था कि बस भारतीय बॉलर आ रहे हैं और वो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको विकेट्स मिल रही हैं। पहले देखते हैं मैच समरी और उसके बाद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज ग्राउंड में बहुत सारे ऐसे काम हुए कि जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारी खबरों के बाजार गर्म हैं। इंडिया 357 for 8 in 50 ओवर्स, और ये देखिए मुझे बड़ा पसंद है इंडिया। देखिए जहां पे क्रेडिट देना चाहिए ना, अब शुभमन गिल से लेके रविंद्र जडेजा तक देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए, 92 गेंदों पर 92, 100 का स्ट्राइक रेट शुभमन गिल का। विराट कोहली 88, वो भी 94 गेंदों पर, थोड़ा सा स्लाइटली लोअर पार्ट पे हुआ, लेकिन ये शुभमन गिल के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए। श्रेयस अय्यर 82 in 56 डिलीवरीज, रविंद्र जडेजा 35 in 24 डिलीवरीज। अब ये देखिए हसन भाई कि स्ट्राइक रेट नहीं गिरा, हाँ, स्ट्राइक रेट कोई नहीं भी गिरा, शख्स अपनी सेंचुरी की तरफ नहीं गया, अटैक करते रहे, कोई पर्सनल माइलस्टोन नहीं थे। आप अगर दूसरी जानिब देखिए तो मधुशांका जिन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया 80 for 5 in 10 ओवर्स, और इसके साथ चमरा 71 for 1 in 10 ओवर्स, एंजेलो मैथ्यूज 11 for 0 in 3 ओवर्स। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, ये उसी तरह की कप्तानी की गई है जिस तरह बाबर आजम किसी जमाने में किया करते थे। एक बॉलर अगर आपका इतना इकोनॉमिकल है तो उनसे 3 ओवर्स क्यों करवाए, ये देखने के लिए अब देखते हैं कि वहां का मीडिया ये सवाल करता है नहीं। श्रीलंका जी 55 for 10 in 19.4 ओवर्स, 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल सकी। रजीता जो कि बॉलर हैं, उन्होंने 14 रन बनाए, टॉप स्कोरर रहे 17 गेंदों पर, और महेश तीक्षणा जिनको आप ज्यादातर बॉलिंग में भी देखते हैं 12 रन बनाए 23 गेंदों पर। एंजेलो मैथ्यूज जिनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 46-47 की इनकी एवरेज है, ये आज 12 रन बना सके, और दिलशान मधुशांका 5 रन बना सके। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन बॉलिंग, वाओ, लुक एट द फिगर्स ऑफ मोहम्मद शामी 18 for 5 in 5 ओवर्स,
ओनली 5 ओवर्स में 5 विकेट्स भी लिए और 18 रन भी दिए। सिराज 16 for 3 in 7 overs, जसप्रीत बुमराह 8 for 1 in 5 overs, रविंद्र जाडेजा 4 for 1 in 0.4, मतलब कि 4 गेंदें करवाई, 4 रन ये, 1 विकेट लिया। इंडिया वन बाय 302 रन्स। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस सर फ्रॉम इंडिया। आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अगर इंडिया की बॉलिंग आए या बैटिंग आए, नो डाउट हम बॉल की डिबेट में अगर नहीं भी जाते तो मगर जिस तरह की टीम इंडिया की है इस वक्त, तो एक जो मोराल है वैसे ही जो ना आपका ये हाई होता है वर्ल्ड कप में। आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई थी बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और सबसे अच्छी चीज़ थ्रू आउट ये है कि उनके डगआउट में जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। अगर एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है, मिसाल के तौर पे अगर रोहित शर्मा भी बाहर बैठ हैं तो शुभमन गिल ऐसे प्लेयर हैं कि उनकी जगह रिप्लेसमेंट में खेल सकते हैं और ले सकते हैं, जिस तरह वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग 92 रन स्किनिंग खेली 92 बॉल्स पे। उसके बाद सिरियाज जो है इनके पास आए वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त। अगर नो डाउट कि सम टाइम कोहली नहीं चल रहे या रोहित नहीं चलते तो मिडिल में इनके पास बैटर्स ऐसे हैं कि जो मैच को लेके चलते हैं और स्कोर बोर्ड पर रन लगाने में बड़ा ही महारत है इनमें। तो क्वालिटी बैटिंग हो रही है इंडिया की ओवरऑल। और जब भी हमेशा पहली बैटिंग में 350 रन 400 लगे हुए होते हैं तो बॉलर तो वैसे ही एक कमांड होती है बहुत ज़्यादा, 2 स्लिपें ले लेता है, फिर वो 3 स्लिपें भी ले लेते हैं। और लोएस्ट अगर स्कोर देखें टेस्ट क्रिकेट में ये इंडिया की टीम थी मेरे ख्याल में 36 पे आउट हुई हुई है। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लोएस्ट रन जो है वो 93 94 में साउथ अफ्रीका में हुए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, मुझे याद आ रहा है 43 या 38 पे ऑल आउट हुई थी। तो ये भी एक लो स्कोरिंग मैचेस में आ गया आज वर्ल्ड कप के कि 55 रन पे ऑल आउट हुई है। अनएक्सपीरियंस रही टीम, जिस तरह से कहा कि बैटर्स डाउन दी ऑर्डर आगे 10वें नंबर पे प्लेयर्स जो हैं उन्होंने 14 रन हाईएस्ट रन किए हैं। तो यहां से लग रहा है कि इंडियन बॉलर्स ने गोले बरसाए हैं और स्लिप लेके, जिस तरह से अवे टू द बॉडी बैटर्स खेल रहे थे सारे। फिर उसके बाद मिडिल ऑफ द बॉल क्रॉस द सीम भी बॉलें की हैं, पैडों पे लगी हैं और हेक्टिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। समटाइम जब ऐसी पिटाई लगती है, जब कोई टीम 300 350 रन कर रही होती है तो 50 ओवर में आपकी प्रॉपर फील्डिंग जो है ना वो एक्सपोज हो जाती है। और फिर जैसे ही आप ड्रेसिंग रूम में आते हैं आप कोशिश करते हैं कि शायद हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो थोड़ा 10 ओवर खेले या 5 ओवर खेले, मगर 10 ओवर में 2 बॉलें बाकी थी और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो सरप्राइज हो गया उनके लिए ओवरऑल देखें तो श्रीलंका के लिए। इंडिया वाज आउटस्टैंडिंग टुडे। और वैसे भी पिछले 7 मैचेस में जिस तरह आपने बात की, क्योंकि टीम जीत रही होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इंडिया एक कंप्लीट टीम लग रही है। आप पहले उनकी ओपनिंग से लेके मिडिल ऑर्डर, फिर उनके फिनिशर्स देख लीजिए, उनके बॉलर्स देख लीजिए, उनके स्पिनर्स देख लीजिए, और इस लम्हे अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम लग रही है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं हसनैन। इसी तरह है कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम वो लग रही है, लेकिन नॉकआउट स्टेजेस में आके अक्सर जो है इंडिया की टीम भी कुछ, आपने पहले भी देखा होगा पिछले वर्ल्ड कप्स में भी कहीं ना कहीं आगे वो रह जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में आप जाके देखें। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देखें, उसकी मैनेजमेंट को देखें, उनकी प्लानिंग को देखें, उन्होंने पॉलिटिक्स को क्रिकेट से कैसे साइड पे रखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हमारे यहाँ ये अच्छा प्लान कर रहा है या ये अच्छा मैनेज कर रहा है, जो भी करता है उसको टाइम नहीं मिलता। हम 3 साल अपनी पॉलिटिक्स में 4 साल लगे रहते हैं। वर्ल्ड कप से पहले हम एक साइड भेजते हैं। अभी हम इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए हमने अपनी टीम भेजी है और स्पिन बॉलिंग आप देख लें हमारी क्या है। हमने पिछले 4 सालों में क्या काम किया, हमने कितने चेयरमैन बदले हैं, कितनी पॉलिसीज, कितनी स्ट्रेटेजीज बदली हैं। कभी आपने कहा कि यार हम इन खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, कभी इनको तैयार करें। इंडिया में इस सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स रही है। आप इस बैकग्राउंड को अगर देखें तो वो आज डिलीवर कर रहे हैं। पहले हमेशा से उनको इशू होता था, वो बैटिंग तो उनकी होती थी, उनके फास्ट बॉलिंग नहीं होती थी। अभी वो कमी भी उन्होंने पूरी कर दी। और जब आपने 6 मैच खेले हो, जैसे हसन ने कहा बोर्ड पे आपने 350 रन लगाए हो और आपको DRS का भी पता हो और होम क्राउड भी हो, तो फिर आप इसी तरह दिल खोल के जो है दलेरी से बॉलिंग करते हैं। उन्होंने बहादुरी से बॉलिंग की और उनको रिजल्ट मिले। बहादुरी से उन्होंने बॉलिंग की, रिजल्ट मिल गया सर। लेकिन आज मोहम्मद शामी 5 विकेट्स लेने के बाद सजदा नहीं कर सके। पूरी दुनिया ने देखा कि वो पहले ऊपर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, फिर नीचे आए और सजदा करने ही वाले थे कि वो रुक गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर सजदा शायद कर गए तो उसके बाद इंडिया में जगह ना बन सके उनकी इंडियन टीम में। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो जाता। और मुझे इनको देख के दानिश कनेरिया याद आ गए, जब वो पाकिस्तान में खेलते थे डोमेस्टिक में भी और हमारे साथ भी खेलते रहे काफ़ी। तो वो सुबह सुबह जो पूजा पाठ होती है वो भी करते थे यहाँ पर, और उसके बाद जो हमारी एक जमात नमाज होती थी हम नमाज भी पढ़ते थे सारे। फिर उसके बाद वो जब आउट करते थे सजदा भी करते थे। उसके बाद जो उन्होंने मंदिर डाला हुआ था गले में वो भी चीजें करते थे। आउट करके सजदा भी करते थे। हाँ, दानिश वो कनेरिया। सजदा भी कर लेते थे आउट करके। और ऊपर का कैसे हाफिज तो अच्छा, वो चीजें वो तो भगवान को इस तरह हाँ, करते वो थे। भगवान को ऊपर तो खैर भगवान को या लमिया को जो भी नहीं, उनकी ड्रेसिंग रूम नहीं, भगवान की तरफ। हाँ भगवान की तरफ करते थे। और इसलिए जो है वो शामी जो हैं बच गए। और दानिश कनेरिया का आपको पता होगा कि ट्विटर पे भी स्टेटमेंट आया है
कि वो उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर से बोला है कि मैं अगर आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे तो इंडिया में मैं यहाँ पर रहना चाहूँगा। तो अब वही वाली बात हो गई है कि सारी पूरी ज़िंदगी आपने पाकिस्तान से खेली, क्रिकेट खेली, यहाँ से नाम कमाया, सारी चीज़ें, और बाद में आज जाके आप वो जो है हर जगह पनाहगीन मांग रहे, जगह मांग रहे हैं कि मैं वैसे इन्होंने आपके साथ क्रिकेट खेली भी है, अब मामला किसी और तरफ चला गया। दानिश कनेरिया को हो क्या गया है वैसे? आई डोंट नो, पीपल, सबको पता है, लोगों को पता है कि जो उनके साथ चीज़ें हुई हैं और उन्होंने क्या किया है। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल देखें, दुनिया को सारी पता लग रही हैं। पाकिस्तान से अंडर-19 लेवल पे खेले, हमारे साथ वर्ल्ड कप भी खेले, फिर टेस्ट टीम में खेले। अगेन फिर बात वही आती है कि एक जो एब्यूज़ करना है, एक मॉनेटरी को जो अपने अब्यूज़ करते हैं, वो चीज़ें शायद उन्होंने अपनाने की कोशिश करी, मगर आई डोंट नो कि रिजल्ट उनकी ज़ात से क्या आया, उनको क्या नज़र आ रहा था फ्यूचर में कि पूरी ज़िंदगी फैमिली ने यहाँ गुजारी है, उसके बाद फिर वो जाके कहते हैं कि वहाँ पर मुझे जो है वो असलम चाहिए, वट एवर जो भी है। अगेन शामी पे बात करते हैं हम आगे कि शामी जिस तरह करे थे, तो शायद ऐसे जो है वो दानिश का भी यही बताया था कनेरिया का कि वो भी अक्सर ऐसी चीज़ें करते थे, मगर इंडिया में अभी होम क्राउड है और लेकिन जिस तरह से उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था पाकिस्तान में, दानिश कनेरिया को। वो उनका बिल्कुल हक भी था। नहीं किया जाता था, और ये कभी भी पाकिस्तानियों नहीं का किया। शायद बड़ापन है कि वो उनको क्रिटिसाइज नहीं करते थे। खवातीन और ज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापिस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे हम 2-3 ऐसे इश्यूज हैं जो कि जुबान ज़द-ए-आम में आज काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई। मैच पे तो हम खुल के बात कर सकते थे, लेकिन मैच वन साइड हो गया, तो हमने सोचा कि इन डेवलपमेंट्स के ऊपर बात की जाए। एक तो शाहिद खान अफरीदी साहब ने मीटिंग किया प्राइम मिनिस्टर से, और बहुत सारे सोशल मीडिया के हल्के और कुछ सहाफ़ियों का ये कहना है कि शाहिद खान अफरीदी को उन्होंने चेयरमैन पीसीबी बनने की दावत दी है, जो उन्होंने कबूल करनी है। कोई बड़ा ओहदा उन्होंने शाहिद अफरीदी के ऊपर, उनके डिस्पोजल पे है कि शाहिद अफरीदी जो भी ओहदा रखना चाहते हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब काकड़ साहब, उनको वो देने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि इन बातों पे कितनी सदाकत है। इसके अलावा एक और इशू है, अंसार अबाई साहब का एक कॉलम है जो कि सैरोगेट कंपनीज के हवाले से, जिसके हवाले से हमने भी बात की, राशिद लतीफ़ साहब ने भी बात की। पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है सैरोगेट कंपनीज किस तरह साजिश कर रही हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक दो और इशूज़ हैं, लेकिन पहले शाहिद खान अफरीदी के हवाले से बात कर लेते हैं। हसन भाई, आपकी तरफ आता हूँ, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके कुलीग भी रहे, 1996 में उन्होंने डेब्यू किया। प्लेयर कुलीग खेलते हुए होता है, उसके बाद नहीं होता फिर कुलीग। सारे कुलीग जो है आजकल मीडिया में बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे होते हैं, सब अपनी जगह बनाने की कोशिश में होते हैं बस। नहीं तो आप भी अपनी जगह बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। वो जगह बना रहे हैं, मगर उनको ना भी मिले वो बना लेते हैं। वो देखें बना लेते हैं, मगर अब डिबेट ऐसी चल रही है थ्रू आउट पाकिस्तान की टीम की जो पोजीशन है, चेयरमैन साहब चेंज हुए हैं, बोर्ड चेंज हुआ है, तो हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, अपना ओपिनियन चल रहा है थ्रू आउट। तो जाहिर बात है, अब शाहिद अफरीदी एक ब्रांड भी हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, लंबी क्रिकेट खेले हैं, माशाल्लाह से कैप्टनसी भी की है और अपनी लॉयल्टी पे रहते हैं, नो डाउट, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ज़ाहिर बात है जो भी कहा है ज़का अशरफ साहब को कि जिसके डोमेन में जो चीज़ें काम प्रोफेशनलिज्म में करी जा रही हैं, वो अपना काम करें और क्रिकेटर अपना काम करें, परफॉर्मेंस दें, खेलें। जो मैनेजमेंट पीसीबी की कर रही है काम, वो अपना काम करें, मगर सिंसियरिटी से करें, प्रॉपर करें। और जब क्लैश होता है इन चीज़ों में, तो ज़ाहिर बात है स्टेटमेंट आती हैं और सारी चीज़ें फिर आपस में डिस्कशन शुरू हो जाती हैं। तो यही फॉर्मूला है, और क्या है इसमें। हर बंदे की अपनी रिव्यूज़ नहीं हो पर्सनली किसी के साथ, बाकी जो फ्लॉज चीज़ें कभी बेशी जो हो रही है, गलत और राइट जो है, उनको दुरुस्त करने की बेहतर की कोशिश करें, क्योंकि इम्पैक्ट जो है ना बहुत बुरा जा रहा होता है पाकिस्तान की जनरेशन में, 19 में या फर्स्ट क्लास में, आगे भी जो फ्यूचर में हमारे बच्चे खेलने जा रहे हैं, और उनको बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये क्रिकेट में क्या हो रहा है। शाहिद अफरीदी अच्छे चेयरमैन पीसीबी साबित हो सकते हैं अगर उनको बना दिया गया। अभी तो ये कयास आ रही हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप जो भी ओहदा रखना चाहें रख सकते हैं। मगर देखें, एक इस पे एक ओहदा हर बंदा, फिर वो कहते हैं अच्छा खिलाड़ी जो है वो अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता, अच्छा खिलाड़ी दोनों और कैप्टन हो, अच्छा अंपायर नहीं हो सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसमें आपको जितने भी ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, पैटर्न चीफ लोग होते हैं, वो हाई क्लास यानी कि क्वालिफाइड भी होते हैं, या पॉलिटिकली कहीं ना कहीं उनके कोई रास्ते बने हुए होते हैं, वहाँ से कुछ सीख के आए होते हैं चीज़ें, तो वो उनको ये सूटेबल करती है। ये क्रिकेटर्स को सूट नहीं करती है। बड़ी इसमें डिक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होती हैं, जो आपको एज ए क्रिकेटर तो आप खेलते रहते हैं, मगर एक डिफरेंट जॉब है ये। तो मेरे ख्याल में जहाँ पर पैटर्न्स चीफ बनाना चाहते हैं, उनको नो डाउट बनाए, जहाँ ऑप्शन उनको मिलेगा, और जो एक्सपीरियंस उनका क्रिकेट का है, नो डाउट कैप्टनसी का, हर चीज़ का है, मगर एक नया एक्सपीरियंस है हर चीज़ में, अगर वो हो सकता है तो मेरे ख्याल में। लेकिन अगर सर पीसीबी के साथ तजुर्बात और अगर हो गए तो फिर तो हमारी क्रिकेट और जाती रहेगी। तजुर्बात तो फिर हो रहे हैं ना, अपने अरसे से हो रहे हैं कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपके देखें तो चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है, 4-5 चेयरमैन जो हैं पिछले 4-5 महीनों में वो चेंज हो गए हैं, जूनियर लीग कराई गई थी एक, वो कैंसिल हो गई है, उसके बाद फर्स्ट क्लास कोई खेलता नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स हमारा यहाँ पर। हम यही बोले जा रहे हैं कि दुनिया में फर्स्ट क्लास खेल के प्लेयर बनते हैं। आज मिसबाह उल हक, यूनुस खान, जितने भी प्लेयर्स हैं, सईद अजमल, जितने भी आप नाम ले लेंगे, सब ये अजहर अली, सब डोमेस्टिक खेल के बने पाकिस्तान से। कोई भी जो है वो आईपीएल और पीएसएल कहीं से खेल के नहीं आया करियर में। तो नुकसान से क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक का हो रहा होता है, पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा होता है। प्लेयर अगर डोमेस्टिक खेलेंगे यहाँ पर तो नो डाउट वापस पाकिस्तान की टीम जो है अच्छी हो जाएगी, उसमें प्रोटेक्शन होगी 50 ईयर्स गेम में, टेस्ट क्रिकेट में। T20 फॉर्मेट तो दुनिया हर जगह खेल रही है,
और मुझे भी खड़ा कर दें, अगर मैं एक दिन में 1000 T20 की लड़के ग्राउंड में खड़ा होकर दिखा दूंगा आपको, एक चौका छक्के मारें और मैच खेलें और घर जाएं। ठीक हो गया। असमी भाई मुझे बताइएगा कि जिस तरह हम हॉकी को देखते हैं, साबिक ओलंपियंस ने हॉकी को तबाह किया, वो जो ही एडमिनिस्ट्रेशन में आए हॉकी उसके बाद डे बाय डे पीछे जा रही है। और इसी तरह हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को हमने नुकसान होते हुए देखा है। आज हम वनडे में परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसकी सबसे बड़ी वजह रमीज हसन राजा हैं, जिन्होंने अपने दौर में वनडे क्रिकेट ही नहीं करवाई क्योंकि उनका ज्यादा फोकस था T20 क्रिकेट का। और इसी तरह अब शाहिद आफरीदी अगर किसी भी कैपेसिटी में, अगर वो चेयरमैन आते हैं या फिर कोई डायरेक्टर आते हैं, क्या वो उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिस तरह की उन्होंने बल्ले के साथ दी? क्योंकि इट्स एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, इट्स नॉट ए जॉब ऑफ क्रिकेटर कि वो अब आके पीसीबी को ही संभालेगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जितना मैं लाला को जानता हूं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी कोई पोस्ट लेना चाहेंगे। जितनी चीज़ों में वो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं और जितना वो टाइम और चीज़ों को देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें आएंगे। अभी पीछे सिलेक्शन कमेटी में रहे तो थोड़ा टाइम ही वो रहे और उन्होंने जो है वो जिस छोड़ दिया था तरह उसको। क्रीज पे छक्के लगाते हैं उसी तरह सिलेक्शन में भी रहे, उसी तरह अगर चेयरमैन आ और गए या वैसे फिर डायरेक्टर आ गए उसी तरह ही रहेंगे। सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, वो यसमैन तो है नहीं, पहली बात ये वो होगा या यूनुस खान होगा ऐसे कि यसमैन नहीं है। पाकिस्तान में यसमैन भी चाहिए होता है ना, जी हाँ करने वाला, खामोश रहेगा। यसमैन तो रमीज भाई भी नहीं थे। यसमैन बना देती हैं आपको जो फैसिलिटीज होती हैं, वो बना प्रोटोकॉल्स देती हैं, होते मगर हैं। उनका एक कैरेक्टर ऐसा है कि वो दबंग है। चीफ सेलेक्टर भी आए थे बीच में, उन्होंने डिसीजन लिए थे, उन्होंने कहा था कि बाबर आजम थोड़ा रेस्ट कर लो। सर आप देखें, ये हकीकत है कि आप बहुत कम दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि वो जो आप उनसे एक्सपेक्ट करें तो हर फील्ड में और हर शोबे में वो वैसा ही जो है आपको उसी तरह डिलीवर करके दें। तो ये कोई कानून तो है नहीं कि जो अच्छा क्रिकेटर है और जो जितना अच्छा क्रिकेटर है वो इतना अच्छा उसकी मैनेजेरियल स्किल्स भी हैं और मैनेजमेंट भी वो इतनी अच्छी जानता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड करना, इन मामलात को लेके चलना, ये आसान काम नहीं यू है। हैव टू बी बहुत वेरी मुश्किल वेरी है। पॉलिटिकल। बिल्कुल जी। और लाला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और वो अक्सर इस बात का खुद भी इजहार करते हैं कि मैं ऐसी उसके लिए जो है ऐसी किसी पोस्ट के लिए मेरे ख्याल में सूटेबल नहीं हूँ। लेकिन आज क्या मीटिंग हुई है, क्या बातचीत हुई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वैसे भी लाला जैसा बंदा अगर वो इस तरह की पोस्ट ले ले, एज ए चीफ सेलेक्टर भी आ जाए अगर लेट सपोज, तो वो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा दबाव आ जाता है। लोग फिर भूल जाते हैं आपके छक्कों को, आपके चौकों को। इंजमाम हमारा लिविंग लेजेंड है, लेकिन इंजमाम की जो धुलाई हुई है टीम के हारने के बाद, सो इस तरह की पोस्ट लेने के बाद आपकी जो इज्जत है वो भी स्टेक पे ही होती है। बिल्कुल, जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको पहले आइडिया होता है और फिर आप जब इतना बड़ा ओहदा लेते हैं तो फिर आपको जब जीत का क्रेडिट आप लेते हैं तो हारने पे आपको पता होना चाहिए हमारी कौम, हमारे जो जज्बात हैं और जो खुद हम जिससे गुजरते हैं, स्पेशली अफगानिस्तान की टीम से हारने के बाद कौम जो है, जो क्रिकेट लवर्स हैं वो जिस कर्ब से गुजरे हैं, तो उसके बाद उसका नज़ला कहीं तो गिरना होता है। तो जो ऐसी पोस्ट पे आता है, अब इस वक्त देखें चेयरमैन पीसीबी निशाने पे हैं, आपकी सारी सिलेक्शन कमेटी है, कप्तान है, टीम की जितनी मैनेजमेंट है वो सारी निशाने पे है। तो जो भी लोग आते हैं उनको पता होता है कि ऐसा होना प्रेस रिलीज निकाल के कह दिया कि मुझे तो निशाना मत बनाए, बाबर आजम और इंजमाम कसूरवार हैं। किसने कहा? चेयरमैन ने। हाँ, चेयरमैन ने कहा। बिल्कुल, वो तो एक कोई चीज़ भी है। लेकिन अब देखें, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि आप स्याह और सफ़ेद के मालिक होते हैं। बोर्ड में आपका एक हुक्म चलता है, सब चीज़ें। अब कोई लड़का बगैर लेकिन मोहम्मद हफीज ने भी इसकी तायद की है कि चेयरमैन ने फुल अथॉरिटी दी थी इंजमामुल हक को और बाबर आजम को, बिकॉज ही इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम राइट नाउ, तो उनकी बात मानी जाए। हाँ, ये बात मेरी भी सुनने में आई और ये हफीज़ उस मीटिंग का शुरू में हिस्सा थे जहाँ पे वो उन्होंने अलहदगी इख्तियार की और चेयरमैन ने कहा था इनको कि आप जो है अपने हिसाब से चलें। लेकिन होता है डिलीवर नहीं कर सके। अगर इन्हीं आखिरी 2-3 मैचेस में हम परफॉर्म कर गए तो फिर जो है सब जो है हमारे जज्बात ये भी हो सकते हैं इनसे भी वापस आ जाए हसन भाई। हाँ, 2 मैचेस इंपॉर्टेंट है। अगर चल रहा है ना, आपने देखा अभी तो पाकिस्तान की टीम उबूरी जमानत पे है ना, उबूरी जमानत पे है। अगर 2 मैच जीत गए, वापस आ गए, नेवर नो वापस आ जाएंगे। और क्या पता चेयरमैन या कोई और बोर्ड का मेंबर जाए और माफी मांग ले कि सॉरी यार गलती हो गई थी, वापस आ जाए आप। अच्छा हसन भाई, आप खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, एक सवाल और करूंगा उसके बाद टॉपिक शिफ्ट करते हैं, अंसार भाई साहब के कॉलम की तरफ भी जाना है कि जो भी हमारे लेजेंड्स हैं, पाकिस्तान इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, लेकिन जब पीसीबी की बात आती है तो पीसीबी को सहारे के लिए ऐसे बड़े नाम चाहिए होते हैं, इंजी जैसे, शाहिद खान आफरीदी जैसे, शोएब अख्तर जैसे। लेकिन जब इन नामों को आप लाते हैं तो ये बारी बरकम फीसेस लेते हैं और इनकी प्रायोरिटी जो है वो पैसा होता है। इनकी प्रायोरिटी ये नहीं होती कि हम क्रिकेट ठीक कर दें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दें, हम अंडर 19 में इन्वेस्टमेंट कर दें। प्रायोरिटी सबसे पहले पैसा होता है, मतलब कि 25 लाख रुपए आपने मंथली का लेना है। फिर ये भी शर्त मनवानी है कि अगर मुझे पहले निकाला गया तो 6 महीने का एडवांस 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा।
हाँ, ये भी शर्तें रखी होती हैं, प्लेयर्स कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा हो गए हैं और क्रिकेट बहुत डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है और फिर पीसीबी के पास कुछ ज़्यादा पैसा आ गया है, इसलिए वो डोमेस्टिक में इतना ज़्यादा खर्च नहीं करते, वो बॉलों पे इतना खर्च नहीं करते, इक्विपमेंट्स पे खर्च नहीं करते इतना ज़्यादा। क्रिकेट जितनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितने लेवल पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स जो हैं स्कूल लेवल पे या इधर उधर, वो चीज़ें वो नहीं करते जो पहले होती थी। तो फंड्स रिलीजिंग जो है वो क्रिकेट में करें, क्रिकेट इंप्रूव होगी। और फिर बार अगर जितने भी आप इंजमाम या जितने भी बड़े हमारे लेजेंड आते हैं उनको पैसे देते हैं, फिर वो कहते हैं एडवांस, तो उसके अलावा उनसे काम भी लें उसी तरह से, ग्राउंड में खड़ा करवाएं या कुछ एक्सपीरियंस शो करें। और एक्सपीरियंस शो करने का मकसद है कि कोई प्लेयर प्रोड्यूस करें ना, कोई प्लेयर प्रोड्यूस करके दिखाएं मुझे। आज तक आपने कोई स्पिनर तो बनाया नहीं है, आप दुनिया में हर जगह कैंप लगा रहे होते हैं, कहीं मैं देखता हूँ फास्ट बॉलर कैंप लग रहा है, कभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर लग रहा है, कभी फला जगह पे ट्रायल हो रहे हैं, एक स्पिनर आपने निकाला नहीं है। उसके बाद सही अजमल भी आए थे, वो भी सस्पेंड हुए थे जब हमारे साथ खेल रहे होते थे फर्स्ट क्लास में, उसके बाद सस्पेंड होकर फिर वापस आए, फिर पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर बन गए, फिर पीसीबी ने और आईसीसी ने डिसएग्री कर दिया है। तो यार कमाल हो गया कि एंगल ठीक नहीं है। हाँ डिग्री ठीक डिग्री ठीक नहीं है, एक बंदे ने 350 400 आउट कर दिए हैं, उसके बाद कह रहे हैं डिग्री ठीक नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बायोमैकेनिक चीजें जो चल रही हैं, बुमराह की डिग्री ठीक है, बुमराह की ठीक है, अश्विन की ठीक है, ठीक है, हरभजन की भी सस्पेंड हुआ था वो ठीक है, मुरलीधरन की भी हो गई है, सही अजमल की जो है खराब हो गई है। क्योंकि हम अपने प्लेयर के पीछे स्टैंड नहीं लेते ना। प्ले बैक, प्ले पावर, आईसीसी कह देती है तो हम कहते हैं बस ठीक है, इसको भी बाहर करो। पीसीबी का काम है ना, एक इदारा है पीसीबी का, उसका काम है, वहाँ की मैनेजमेंट का काम है। फिर अगर सिलेक्टरों की बात करी, प्लेयर्स की बात करी कि आप पैसे अगर प्लेयर्स देते हैं तो आप पीसीबी के बोर्ड में वो कितने लेते हैं, उसकी भी आपको अगर किसी दिन कोई अपडेट बता दूंगा, तो वो भी बहुत हाई फाई होती है प्लेयर्स की। जो आपके साइकेट्रिस्ट अगर आ गए हैं वो उनकी भी हैं, और बहुत सारी जितने और मेंबर्स बोर्ड, तो क्रिकेट की वजह से हैं सारे। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बंद हो गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे और बाकी लोग किधर जाएंगे। तो इसलिए ये एक वजह है कि प्लेयर तो सर्वाइव कर लेगा, कमर्शलाइज हुआ या सिलेक्टर्स हो गए जो नामी ग्रामी हैं, जो बोर्ड में काम कर रहे हैं उनका काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। अगर वो दुकान बंद हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। जी हाँ बिल्कुल, दुकान बंद होगी तो हसन भाई की दुकान भी बंद हो जाएगी, हमारी दुकान भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स तो क्रिकेट का दूसरा नाम स्पोर्ट्स है, मतलब हम वन स्पोर्ट्स नेशन है और हमें एक ही स्पोर्ट आती है। अंसार भाई साहब ने एक कॉलम लिखा, बड़े सीनियर मोतबर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि सरोगेट कंपनीज का मामला जो है ये बड़ा संगीन है। पहले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैंने भी बात की, बहुत सारे और लोगों ने भी बात की, सीनियर जर्नलिस्ट जितने भी स्पोर्ट्स के हैं उन्होंने बात की, लेकिन अब अंसार भाई साहब के कलम से भी बहुत सारी बातें निकली हैं। उन्होंने सरोगेट कंपनीज का मुद्दा उठा दिया है और उनके मुताबिक सरोगेट कंपनीज बेसिकली पीसीबी को ब्लैकमेल कर रही हैं। पीसीबी उसका प्रेशर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे डाल रहा है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान उस प्रेशर को अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम तर जो बातें हैं अभी जो मार्केट में हो रही है कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बाबर आजम को निकाला जाए, मोहम्मद रिजवान को निकाला जाए, टीम में झगड़े की खबरें हैं, इन तमाम तर खबरों को उन्होंने कहा कि ये सरोगेट कंपनीज से एसोसिएटेड। और ख़वातीन ज़ात, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि सरोगेट कंपनीज बेसिकली अगर आम फैम उर्दू में आपको बताता चलूँ तो ये जुआ कंपनीज हैं। और जुआ कंपनीज क्या करती हैं कि आप यहाँ पे बैठ के आप सरोगेट कंपनीज पे बैटिंग करते हैं और वो बैटिंग ज़्यादातर इंडिया से ऑपरेट होती है या फिर इंटरनेशनल मार्केट से ऑपरेट होती है और आप डॉलर्स में वो पैसे मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं। ऑलरेडी डॉलर्स की शॉर्टेज है, फिर आप डॉलर्स में पैसे बाहर भेजते हैं, ऊपर से जुआ इस्लाम में हराम भी है। सो इस तरह की बातें आज अंसार भाई साहब ने की हैं। सर, सरोगेट कंपनीज का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, अब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से ये निकल के अब मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म पे जा चुका है। आज अंसार अब्बासी ने आवाज़ उठाई, कल कोई और उठाएगा आवाज़, तो ये कहीं पीसीबी को लेने के देने ना पड़ जाए। देखिए, क्रिकेट जितनी कमर्शलाइज हुई है, जितना पैसा इसमें आया है, तो उसमें एक अंसर हमेशा से शामिल रहा है। ये हर दौर में हर मौके पे ये काम होते रहे हैं, लेकिन ढके छुपे और खुफिया तरीके से होते रहे हैं। लेकिन इस तरह ओपनली ये डिस्कशन होना ये बड़ी सीरियस चीज़ है। और एंड वर्ल्ड कप के मौके पे और उस वक्त जब आपने क्रिकेट का ताज अपने सर पे रखना है और आप जो है सब लिबास में मलबूस हैं, सफ़ेद चांद सितारा भी आपने लगाया हुआ है, उस वक्त आपके ऊपर ये बात आए तो ये बड़े दुख की बात है और बड़े अफसोस की बात है। इससे पहले कि ये मामला बढ़े तो क्रिकेट बोर्ड को इस पे सीरियसनेस शो करनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क के जो जिम्मेदार इदारे हैं वो इस चीज़ को लें, क्योंकि इससे मुल्क की जो है बदनामी होती है। और पहले भी आपको पता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, ये वैसे ही बातें। लेकिन सभी पे एक और सवाल है ना कि जब अगर हमारी टीम परफॉर्म करती है अच्छा, हम अभी सेमीफाइनल की दौड़ में होते, क्वालिफायर लिखा होता, तो फिर कोई ना कहता कि ये साजिश हो रही है। हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर भी इसको साजिश से मिलाया जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ दाल में काला हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आप कुछ बईद नहीं है, पैसा इतना आ गया हुआ है। आप करीब से इन चीज़ों को देखें कि खिलाड़ियों को कितने पैसे खेलने के मिलते हैं और दीगर चीज़ों के कितने होते हैं। आपसे अच्छे खिलाड़ी
किसी पैसे के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते। शायद इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना शायद नामुनासिब हो, लेकिन नहीं ये मुनासिब है हकीकत सर, है, बिल्कुल मुनासिब है। क्योंकि आवाम हम को वर्ल्ड कप हकीकत खेल बताइए। रहे हैं। और हॉकी वाले कह रहे हैं बेचारा कि हमारा क्या कसूर है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, हमने ऐसा माहौल बना दिया हुआ है कि अब खिलाड़ी से आप, अगर आपकी किसी खिलाड़ी से दोस्ती भी है, अगर आप उसको वैसे कोई बात कहते हैं तो वो भी आपको कहता है जी सर ये बताइएगा बजट क्या है, हाँ। या वो कहेगा आप मेरे मैनेजर से इंटरव्यूज को बात बजट करें। मांगते हैं सर। बिल्कुल इसी तरह हमारे अपने टीम में करीबी दोस्त हैं, हम उनको किसी वैसे उस पर कहते हैं गपशप के लिए, हसन को पता है तो ये कहते हैं बजट बताएं और कैसे होगा, बाकी वो सब कुछ करते हैं, गपशप भी है। तो ये चीज़ है, इसमें पैसा इतना ज़्यादा आ गया है और इंसान के, आपको पता है लालच इंसान के साथ है, वो इंसान को कभी भी उसका आंखें और पेट नहीं भरता, तो वो तो और से और की तलाश में होता है। तो क्रिकेट बोर्ड और जिम्मेदार लोगों को इस पे करना चाहिए कि जग हंसाई ना हो, दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं, एक तरफ हमारे साथ आज़ाद हुआ मुल्क और वो नेशन वो कहाँ पे चले गई और हम किन गहराइयों में और किन। ये किस नेशन की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं या बांग्लादेश की बात कर रहे हैं? नहीं, हम इंडिया की या बात कर रहे हैं। नेदरलैंड की बात कर रहे हैं? ये सर, बता हम दें। इंडिया की वो बात आप कर रहे पॉइंट्स हैं। टेबल देख लें, आपको आइडिया हो जाता वो तो इंग्लैंड का सर, देख लिया सर, आपने। हम इंडिया की बात कर रहे हैं और व्हाट इज योर टेक ऑन सरोगेट कंपनीज, क्योंकि एक बड़ा सीरियस इशू बना इस वक्त ये पूरे मीडिया की जेनत में। हाँ, सब जगह है ये बल्कि तो। आपका जवाब हसन भाई इंतजार करना जी, पड़ेगा जी, आवाम को ब्रेक कि में। आपका सरोगेट के हवाले से क्या कुछ जो है वो आप कहेंगे। खवातीन औजात यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम सरोगेट कंपनीज के हवाले से बात कर रहे थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब जवाब देने ही वाले थे कि ऊपर से हुक्म आया शफकत साहब का ब्रेक ली जाए। और हसन भाई, सरोगेट कंपनीज के हवाले से आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि आपके ज़माने में तो सरोगेट कंपनीज तो नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त जुआरी बहुत बड़े बड़े होते थे, पूरी पूरी टीम को खरीद लेते थे। हाँ बिल्कुल होते थे और हर दौर में रहते हैं ये तो। ज़ाहिर बात है आईसीसी बनी किस लिए, इसलिए बनी है इंस्पेक्शन करे और लुक आफ्टर करे और प्लेयर्स को देखे कि कौन इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है किसकी नहीं है। और पास में भी रही है बहुत ज़्यादा। मगर सरोगेट्स जिस तरह आपने बताया कि एक इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट होता था हमारा, अगर काउंटी का किसी प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने होता था। लीग में 6 महीने की लीग खेलने जा रहे हैं, 1 महीने होता था। अब तो बाकायदा, और वो भी कोई 2000 पाउंड का या 4000 पाउंड का हो गया, वो भी 20% 50% उसको मिलता था सीजन का। 6 महीने जाके वो काउंटी खेलते थे। अब तो जो जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं, मीन्स के मिलियंस में चल रहे हैं, डॉलर्स पाउंड्स में चल रहे हैं, तो बहुत लंबे चौड़े हैं। और इसमें पीसीबी को सोचना चाहिए। पीसीबी एक इदारा है, पाकिस्तान एक इदारा है बहुत बड़ा, उसमें प्लेयर जो है वो एक लूप में रहना चाहिए। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। उसके बाद फिर आपने लीग्स में अलाउ किया हुआ प्लेयर्स को कि 2 से ज़ायद कोई लीग नहीं खेलेगा आप। तो पहले क्यों नहीं ख्याल आया आपको बीच में, जब 8-12 लीगें हो रही हैं दुनिया में, कैरेबियन लीग भी खेल रहे हैं, पीएसएल भी खेल रहे हैं, बांग्लादेश लीग भी खेल रहे हैं, प्लेयर वहाँ से वहाँ हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि समझ से बाहर हैं जितनी डिबेट चल रही हैं अभी। हमने क्रिकेट को प्रमोट करना है पाकिस्तान के लिए, और मैंने पहले भी बताया कि अगर पाकिस्तान के लिए आप खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे या क्रिकेट इंप्रूव करेंगे, वैसे ये तो बात दुनिया मुझे में उस जाके वक्त लीग भी समझ नहीं खेलेंगे। आई थी कि हेलीकॉप्टर में श्रीलंका से कनाडा, हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर शायद नहीं था, मेरे ख्याल जेट तैयारा था। नहीं, हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे रिजवान। अच्छा, खवातीन वज़ात, हसन भाई का मौक़िफ़ आ चुका है। अब थोड़ा सा एक और मुद्दे पे बात करते हैं। आपको एक छोटी सी खबर देते चलें कि बातें चल रही हैं कि शायद हो सकता है कि शादाब खान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं। कॉन्केशन लिया था शादाब खान ने, उसके बाद अगले मैच में शादाब खान शामिल नहीं थे और अब खबरें ये आ रही हैं, अभी तक तस्दीक नहीं हुई, लेकिन हम आपको ज़राए की खबर ये बता रहे हैं कि शादाब खान को शायद आप 1-2 दिनों में खबर सुनेंगे कि शादाब खान को बाहर रखकर अबरार अहमद को स्क्वाड में इन किया जाएगा। बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ अबरार अहमद खेलते हैं तो वो एक ऐसे स्पिनर है जो कि न्यूजीलैंड को तंग कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के बाद वो इंग्लैंड को तंग कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान चलते चलाते अबूरी ज़मानत से उसकी ज़मानत पक्की हो गई, सेमीफाइनल में पहुंच गया, तो आगे इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं अबरार अहमद। समी भाई, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? अगर शादाब को कोई कॉन्केशन या इंजरी का शिकार हैं तो वो पाकिस्तान की खातिर कर ही देनी चाहिए जिस तरह की उनकी फॉर्म है, क्योंकि हमें इस वक्त अबरार अहमद की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है कि वाकई ऐसा कुछ है या ये ऐसा बनाया जा रहा है। इस स्टेज पे, इस मौके पे ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन जो आपने दूसरी बात की उसमें काफ़ी वजन है कि अबरार अगर इस स्टेज पे आते हैं, टीम में शामिल होते हैं, प्लेइंग 11 में होते हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो हमारे 2 मैचेस रहते हैं उनको ज़रूर तंग करेंगे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नज़र में नहीं आए हुए। और उससे हम ये फिर उम्मीद करेंगे कि जो स्पिन बॉलिंग जहां से हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ होगा, उसामा कर पाएंगे, जो नहीं हो सका, तो शायद अबरार के आने से हम वो हासिल कर पाएं जो अब तक नहीं कर पाए। शायद क्या, मेरा ख्याल है कि अबरार तो टेस्ट क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं कि वो ज़्यादातर T20 क्रिकेट खेलते नहीं है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको कहा है वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं और आपको वो सेम लाइक 2022 में हसन भाई जिस तरह मोहम्मद हारिस आए थे,
फ़खर जमान की जगह, और सेमीफाइनल में वो एक यादगार इनिंग्स खेल गए थे, पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया था। इसी तरह इस वक्त अबरार ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। अगर आप कमज़ोर स्पिन अटैक के साथ जाएंगे तो आप न्यूजीलैंड से भी हार सकते हैं। आप इवन इंग्लैंड भी आखिरी मैच है उसका भी तो वो कहेगा कि हम विनिंग नोट पे ख़त्म करके मुल्क जाएं। देखिए, ये वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड में नहीं हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया नहीं हो रहा था, ये इंडिया में हो रहा था। और इंडिया में सबको पता था कि क्या होने वाला है यहाँ पर और कौन से प्लेयर्स डोमिनेट करेंगे किस तरह से, और कौन से स्पिनर्स यहाँ पर यूटिलाइज होंगे। हर टीम में अगर आप देखें, महाराज जैसे स्पिनर्स हैं, अब शमसी जैसे स्पिनर्स हैं, उसके बाद सेनेटर जैसे बॉलर हैं, 5-5 विकेट्स ली हुई हैं न्यूजीलैंड के। इस सूरी अभी तक कोई मैच नहीं खेले हैं, आप अंदाजा लगाएं कि वो सेनेटर जो है एज ऑलराउंडर बैटिंग में भी रन्स करते हैं नीचे आके, और बॉलिंग में भी जो है वो इकोनॉमी बॉलिंग रन रेट बड़ा अच्छा है उनका। तो ओवरऑल देखें, फिर हम वही डिबेट करेंगे, हमारे पाकिस्तान में नवाज और शादाब के अलावा कोई बॉलर विकेट टेकिंग रहा ही नहीं है, तो अबरार के लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी। फिर उसके बाद इफ्तिखार देखें आप, एज ए बैटर वो गए हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बॉलें उन्होंने यहाँ कर ली है इस वर्ल्ड कप में, और वो रेगुलर रेगुलर स्पिनर हो गए, स्लिप लगा के बॉल करें, एक्यूरेट होता है ना सर, उसकी स्लिप बॉल लगा के बॉल करें, बॉल ड्रिफ्ट हो रहा है। नबी को अगर आप देखें अफगानिस्तान की, तो वो यार वैसे हफीज होते ना तो बड़े कारआमद होते। देखें हफीज को तो हमने 2022 में वैसे ही भेजा ना। बस वही बात होता है कि हम वापस दोबारा पुराने प्लेयर को बुला लेते हैं सबको, जो जिन पे इन्वेस्टमेंट की हुई है इनको सबको बाहर बैठा देते हैं लेके, मुश्किल करके तो अल्लाह करके ऑलराउंडर को सलमान अली आओ खिलाया आपने। एशिया कप से हम बोले जा रहे हैं कि उनको खिलाएं, एज ऑलराउंडर लेके गए हैं आप। उसके बाद लेकिन बैटिंग नहीं आई बेचारे की, जी बैटिंग नहीं आई कि हम उसको चेक करते। बैटिंग नहीं आई है, बैटिंग जब आती है सबकी आती है ना एक साथ पे। मामूला की भी आई बैटिंग बहुत, शादाब की भी बहुत बैटिंग आई। उस तरह की बैटिंग नहीं चाहिए सर, जब सबकी आ जाए ना तो फिर 3-150 पे आउट हो नवाज जाती की है। भी कितनी बैटिंग आई है, देखें ना, सबकी बैटिंग आई है, और टेल भी आपने सबकी देख ली इस वर्ल्ड कप में, और दूसरों के टेल देख ली आपने किस तरह से फाइट बैक कर रहे होते हैं। तो यही बात है, स्पिनर्स की बात हो रही है। अगेन मैंने बताया कि कितने सारे नाम, कुलदीप के नाम बना दिए, फिर जडेजा, फिर अश्विन, देखें हर टीम में स्पिनर्स हैं। तो अब ये अच्छा ऑप्शन है अबरार का, और इसमें 7 आउट किए हुए थे नो डाउट होम सीरीज में अबरार ने, और हम यही कह रहे हैं कि ट्राई करें, आप ट्राई करें। प्लेयर को जब तक खिलाएंगे नहीं वो मंजिल आम पे कैसे आएगा। उसामा को आपने एंड ऑफ द डे खिलाया तो थोड़ी सी बॉल उनके लूप में जा रही है, मगर गोले छोड़ना शुरू कर दिए थे उन्होंने बीच में, क्योंकि बहुत फ्लाइट कर रहे थे ना पिछले काफी अर्से फ्लाइट बहुत ज्यादा कर रहे थे वो, और जो जिस तरह का टॉल उनकी हाइट है बहुत ज्यादा, और मगर फिर भी जब तक लेग स्पिनर के शोल्डर में जान नहीं होगी, वो बॉल को आजकल ड्रिफ्ट नहीं करेगा, तो आप जो है वो रन कंटेन करेंगे और बैट्समैन हिट नहीं लगाएगा आपको। अब ये वाला दौर नहीं है कि आप फ्लाइट करते हुए गोले छोड़ते हुए आ रहे हैं और बैट्समैन डाउन द ट्रैक निकलता है। मिचेल जैसे प्लेयर्स हैं, कॉनवे जैसे प्लेयर्स हैं, विराट कोहली जैसे हैं, वो मारना हिट शुरू कर देते हैं। यार वैसे उस वक्त बैट्समैन डाउन द ट्रैक आता था, बस समझ आ जाती थी विकेट आई है, कोई कैच आएगा, कोई कैच आएगा। एग्जैक्टली। तो अब ये है कि आदिल रशीद बॉलर हैं, देखें कितना एडम जंपा क्लास की बॉलिंग कर रहे हैं, विद इन द स्टंप्स बॉल करते हैं, तो जितना बॉल को ड्रिफ्ट देंगे आप, उतना आउट ऑफ द पिच बॉल मिडिल ऑफ द इम्पैक्ट जाके लगता है, स्किड होता है, बैट्समैन बैकफुट पे जाता है कट खेलने, या फ्रंट फुट पे पैडों पे लगता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब कैरम बॉल करते हैं वो, और डिपेंड करता है कि पिच का बिहेवियर क्या होगा आने वाले मैच में। जब अबरार खेलेंगे तो ये एक सुटेबल चीज़ होनी चाहिए कि बॉल थोड़ा सा टर्न हो वहाँ पर। अगर टर्न होता है तो ये कैरम बॉल करते हैं, और डेफिनेटली दोनों तरफ बॉल करते हैं, उनको एक एडवांटेज पाकिस्तान को होगा बॉलिंग में अबरार के आने से। सर 92 की निशानियां, 2009 की निशानियां कल मैंने बताई, और उसके बाद क़यामत की निशानियां भी हैं, फिर मौजू पर यकीन भी है, फिर कुदरत का निज़ाम भी है। हम क्या कहें कि न्यूजीलैंड में इंजरीज होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले केन विलियमसन, उसके बाद मैट हेनरी पिछले मैच में इंजर हुए। पहले मैच में हमारे जो मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें फर्गुसन नहीं खेल सके। अगर ये 3-4 प्लेयर ना हुए तो फिर एक मिचेल ही होंगे उस टीम में, जिस टीम को पाकिस्तान ने, आपको पता है, पिंडी में भी शिकस्त दी थी, लाहौर में भी शिकस्त दी, कराची में भी हराया। 3-4-5 प्लेयर्स ऊपर से नहीं थे, कॉनवे नहीं थे उसमें, इसमें कॉनवे होंगे और मिचेल होंगे। अगर मैट हेनरी भी इंजर हुए, फर्गुसन भी इंजर हुए और केन विलियमसन भी, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा न्यूजीलैंड के लिए। देखें, ये वर्ल्ड कप जो है असल में हर टीम 9 मैचेस खेल रही है, और ये तकरीबन अगर आप शुरू के मैचेस जो है वो मिला दें तो तकरीबन 1.5-2 माह पे वर्ल्ड कप मुहित है। तो बड़ी लंबी क्रिकेट है, शुरू में मौसम भी ऐसा था, तो ये इंजरीज हो जाती हैं, और टीमों ने फिर बैकअप जो है वो रखे होते हैं, प्लान किया होता है। लेकिन न्यूजीलैंड की इंजरीज निस्बतन ज़्यादा हुई हैं, तो उसका उन्हें नुकसान होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हमने इसी बुनियाद पे जो है खेलना है और इसी बुनियाद पे जीतना है कि अगर उसकी इंजरीज हो जाए और वो उससे हार जाए, तो ऐसे तो आप वर्ल्ड कप नहीं खेलते। आप देखें दुनिया का बहुत बड़ा, मैं थोड़ा सा आपसे ऐड ऑन करना चाहूंगा, डिसएग्री बिल्कुल नहीं करूंगा कि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, क्योंकि हमने अफ्रीका को बड़ा क्लोज मार्जिन से हराया, बांग्लादेश से हम कॉन्फिडेंटली जीते। फिर उसके बाद अगर बात की जाए जनूबी न्यूजीलैंड की, तो 3 मैच रेगुलर हार चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह देखें, इसमें मैं तो ये आपको कहूँगा कि पाकिस्तान हमेशा डोमिनेट करता है फास्ट बॉलिंग में। वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो हम
हैरान हुए कि हमारे बॉलर्स की जो है वो पेस कहीं गुम हो गई, लाइन लेंथ खराब हो गई। लेकिन आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे फास्ट बॉलर्स ने आके रिदम में आए वो, और जहां पे उन्होंने वो मैच खत्म किया था जिस टेम्पो में और जिस रिदम में, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ हमने वहीं से उसका आगाज किया। तो एक बात तो ये है कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो किसी हद तक वो वापस अपना रिदम उसको मिल गया हुआ है। तो अगर हम जीते, अभी हम बात कर रहे थे स्पिन बॉलिंग की, अगर पाकिस्तान ने जीतने अबरार आके बीच के ओवर्स कुछ करा दें तो वो हमारे लिए काफी है। अगर हमने जीतने के लिए जाना है तो पहले तो बाबर की वो एग्रेशन जो कप्तानी में जो मिसिंग थी, जो हम उनसे जो हमें मजीद एग्रेशन उनसे चाहिए। अच्छा, वो एग्रेसिव भी हुआ करते थे सर। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि आप वर्ल्ड कप में आप खड़े हैं, आप बिल्कुल ही डिफेंसिव हो जाते हैं, आप शोल्डर गिरा देते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बाहर से क्राउड और कमेंटेटर्स को समझ आती है। आप नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में आपने जीतने के लिए जाना है तो आपको बहादुरी दिखाना होगी। यानी मैं फिर कहूंगा कि हम अबरार के ऊपर रिलाई करें और स्पिन बॉलिंग पे, तो मैच आपको पहले ये चीज जिताएगी, फिर आपको आपकी फास्ट बॉलिंग जिताएगी, फिर फखर, और फिर आपका मिडिल ऑर्डर। ये चीजें आपको जिताएंगी, ना कि हम स्पिन पे अभी रिलाई कर रहे हो। सर समी भाई ने कप्तान की बात की, मुझे कप्तान की याद आ गई। देखिए हारिस रऊफ की शादी हुई, उसके बाद उसकी फॉर्म जाती रही। शादाब खान की शादी हुई, फॉर्म जाती रही। शाहीन शाह अफरीदी की यार फैमिलियां सुन रही होंगी, सर, फैमिलियों को क्यों दोष दे रहे हैं हम लोग ही? शाहीन शाह अफरीदी की शादी हुई, उनकी फॉर्म जाती रही। फहीम अशरफ की शादी अभी तैयार है, और बाबर आजम जो कि सुपरस्टार प्लेयर है पाकिस्तान का, वो भी अपनी शेरवानी जो है वो बना चुका है, और वो भी 7 लाख रुपए में। शादाब का मैं जिक्र कर चुका हूँ, शादी के बाद वो भी जाते रहे। बाबर आजम भी शेरवानी सर मेरी तो बहुत बहुत अच्छी दुआएं हैं और बेस्ट विशेष हैं बाबर के लिए कि अल्लाह खैर करे। ये शादी भी उनको राज आए। मैं तो कह रहा था यार कि थोड़ा सा डिले करते हैं, जिस तरह की उनकी फॉर्म है वो डिले कर सकते हैं आप, 5-6-7 सेंचुरीज और करते हैं, क्योंकि शादी के बाद तो वो शिराजा बिखर जाता है तमाम तर प्लेयर्स का। बिल्कुल बिखर जाता है, मगर ये कि एक ब्लेसिंग होती है। हम किसी को भी जो ना एक ब्लेम नहीं कर सकते फैमिली को। और अगर फिर मिसालें देंगे, नहीं मैं ब्लेम नहीं कर रहा सर। हाँ, वैसे मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि शादी के बाद परफॉर्मेंसेज में डिक्लाइन आया है। यार वो इसलिए आता है कि देखिए मसरूफियात बढ़ जाती हैं, आपकी मसरूफियात आपकी क्रिकेट में आनी चाहिए वापस, बकौल इसके कि वापस जो है आप फैमिलियों में खाने खा रहे हैं, खापे खा रहे हैं, डिनर्स में जा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो आम लोगों से डिफरेंट होती है। और आपकी ट्रैवलिंग होती है, आप जो है जाके क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में, हर जगह आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है वहाँ पर। ये नहीं कि हमने फैमिलियों के रिलेशन में जाके घुस जाना है, हमने प्रोफेशनलिज्म दिखाना है अपना। तो वो लोग सक्सेस होते हैं दुनिया में जो अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। 24 घंटे में ट्रेनिंग, डाइटिंग, अपना गेम प्लान, प्रैक्टिस मैंने इंडिविजुअली करनी है, उसके लिए आने वाला वर्ल्ड कप है, आने वाली लीग है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये फर्क आता है। हमारे यहाँ प्लेयर्स शादी करते हैं, उसके बाद डिक्लाइन आ जाता है, फिटनेस नहीं रहती। वहाँ पे विराट कोहली शादी की हुई है, रोहित शर्मा ने शादी की हुई है, वो शादी के बाद ज्यादा फिट हो जाते हैं, वो अपनी केयर करते हैं। इंडिविजुअल ट्रेनिंग, इंडिविजुअल अपना जो टाइम जो होता है आपका वो होता है। आप जितने न्यूट्रिशन है, उन्होंने जितने बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, अगर टेनिस में भी ले लूँ या बहुत बड़े बड़े और क्रिकेटरों में भी ऐसी हैं जिनके नाम लिए आपने, तो वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी रखते हैं अपनी। और इंडिविजुअल जो ट्रेनर होते हैं वो भी होते हैं, उनको 2 घंटे 3 घंटे, ये नहीं कि रूम में बैठे बैठे आपने जिम कर लिया, रूम में बैठे बैठे खाना आ रहा है वहाँ पर खाना खा लिया। आपको अपना गेम प्लान, आपने बॉलिंग करनी है, आपने बैटिंग करनी है, 2 घंटे फील्डिंग करनी है, स्लिप के फील्डर हैं तो 200-300 कैच पकड़ने। तो हमेशा हर प्रोफेशन में जब तक आपकी बॉडी आपका साथ देती है, आपका माइंड साथ देता है, तो आपको उस चीज़ में प्रोफेशनलिज्म में आपको खेलना पड़ता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। और जितने राइट्स आपके पास हैं, आपको जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, आप जो हाईलाइट होते हैं दुनिया में, वो इसीलिए होते हैं कि जितना प्रोफेशनल अप्रोच में आप खेलते रहेंगे उस चीज में उतना मनवाते रहेंगे। समय डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, इसमें एक बुनियादी वजह जो है, हम ये सही कह रहे हैं कि फैमिलीज देख रही हैं, वो सोचेंगी कि ऐसा क्या, और जिन्होंने नहीं की शादियां वो कहेंगे ऐसी क्या बात है शादी में कि शादी ना की जाए। नहीं, हम फैमिली को ब्लेम नहीं कर रहे, इट्स प्लेयर्स टू ब्लेम। ये सिंपल अपनी फिटनेस का ख्याल आपकी वाइफ ने नहीं रखना, आपकी फैमिली ने नहीं रखना, आपने खुद रखना है। शोएब मलिक इज फिट, बिल्कुल। तो ये क्योंकि एंड ऑफ द डे जब खुदा ना खास्ता जब टीम हार जाए या परफॉर्मेंस ना होना, तो ये वही फैमिली हैं जो वापस जब घर पे आते हैं तो ये खाना बना के खिलाती हैं आपको। बड़े दिनों बाद सर कल एक बड़ा मैच है, समी भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। नीदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, दोनों टीम्स ने बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेली, और अभी तक वो ठंडा वर्ल्ड कप नहीं लग रहा, क्योंकि कभी कभार नीदरलैंड्स अपसेट कर देती है, कभी कभार अफगानिस्तान, और 3 चैंपियंस को हरा चुकी है, 92, 96 एंड 2019। अब कैसा मैच देख रहे हैं कल? मेरा ख्याल है क्लोज मैच होगा, दोनों टीमें जो है एफर्ट कर रही हैं अपनी और करेंगी। लेकिन अफगानिस्तान का एक जो है, हम नो डाउट अच्छी टीम है, मैदान में अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन उनकी तोपों का रुख हमेशा पाकिस्तान की तरफ होता है। उनकी सारी तवज्जो, उनकी सारी प्लानिंग, उनका सब करना जो है वो पाकिस्तान के। तो मुझे तो ये लगता है कि नीदरलैंड जो है वो एक अपसेट कर सकती है, और उनको, क्योंकि वो निस्बतन जो है
अफगानिस्तान की टीम जो है थोड़े से रिलैक्स हो चुके हैं कि वो अपनी किताब में वर्ल्ड कप जीत चुके हैं कि वो हमें हरा चुके हुए हैं। तो नहीं, हमसे मतलब जीत के बाद भी वो रिलैक्स नहीं हुए, उन्होंने आगे जाके एक और अपसेट किया। नहीं, रिलैक्स से मुराद ये है कि आप ये कह सकते हैं ना कि उन्होंने जो ये अप्रोच रखी हुई थी कि हमने आज तक पाकिस्तान को नहीं हराया, तो उसके बाद हम कुछ खिलाड़ियों से बातचीत होती है या आपको आइडिया होता है कि वो क्या कह रहे हैं, उस मैंने निस्बतन उस लिहाज से हसन मैंने भाई, बात। योर टेक ऑन दिस। बिल्कुल अच्छा कंसिस्टेंट खेल रही है, और वो देखें बॉटम पे वो टीम है जिसको हरा दिया आपने, अफगानिस्तान जैसी टीम, वर्ल्ड चैंपियन 50 ओवर्स की इंग्लैंड की टीम है, 2 पॉइंट्स लिए हैं अब तक पूरे टूर्नामेंट में, उनको हराया है। तो कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा है उनका, और बैटिंग और बॉलिंग में स्पेशली बॉलिंग बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आई रेकन के एक्सपीरियंस ज़्यादातर अफगानिस्तान के पास है, जितने एसोसिएट से टीमें खेल रही हैं और जितनी बड़ी टीमों को हराया है, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम है। और चलिए जी, bowling में पॉइंट्स भी टेबल के ऊपर हसन भाई नजर डाल लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल कहां तक पहुंचे हैं। आज एक और मैच हुआ, इसके बाद पॉइंट्स टेबल पे फर्क जरूर डाला होगा इंडिया ने। कल साउथ अफ्रीका में टॉप पे नजर आ रहा था, आज टीम इंडिया टॉप पे जरूर पहुंचेगी क्योंकि टीम इंडिया क्वालिफाई भी कर चुकी है। एक और खबर आपको बताते चलें कि इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है 7 मैचेस में 14 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे इंडिया है। साउथ अफ्रीका 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे पे है और न्यूजीलैंड चौथे पे है। पाकिस्तान 5वें पे खड़ा है 6 पॉइंट्स के साथ, और पाकिस्तान टूर्नामेंट के आगाज में तीसरे और चौथे नंबर पे होता था। क्या पाकिस्तान इख्तिताम में ये 2 तीसरे मैच और चौथे नंबर पे होगा? असल में ये 2 it's a मैच very जीत के फिर interesting सेकंड पे story। आएगा पाकिस्तान। हाँ, ये 2 मैच जीत के सेकंड पे आएगा फिर पाकिस्तान। ठीक हो गया। असल में थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, Thank आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल हमने सवाल किया था मैन ऑफ द मैच का, मोहम्मद उस्मान फ्रॉम लाहौर ने दुरुस्त जवाब दिया, वो विनर हैं। फोरकास्ट की जानिब से, एबीएन न्यूज़ और डेली और साफ की जानिब से आपको एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। कल का सवाल भी छोड़े जाते हैं कि कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान की जानिब से कोई ना कोई होगा। और सर कल अफगानिस्तान जीत रहा है, कौन जीत रहा है ये पूछा नहीं था। अफगानिस्तान जीत रहा है, नीदरलैंड जीत रहा है जी। 2 अफगानिस्तान के वोट हैं, 1 नीदरलैंड्स के वोट हैं। अब देखते हैं कि कल कौन जीता है। फोरकास्ट की जानिब से कल भी आपको गिफ्ट दिया जाएगा। हसन रजा और अब्दुल समीद साहब हमारे साथ इन कन्वर्सेशन थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।